हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म। मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म किस तरह परफॉर्म हो रहा है या कैसे साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन बाहर आते हैं, किस तरह से एक्टिन मायोसिन को पिक करता है। तो आज हम यही देखेंगे। मसल कंट्रैक्शन मैकेनिज्म जो है ये इसको समझने के लिए बेस्ट थ्योरी जो है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट दैट मीन्स फिलामेंट्स स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी कहती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टेट्स दैट एक्टिन फिलामेंट मूव ऑन मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट मूव करता है किसके ऊपर? मायोसिन फिलामेंट पे। किस तरह से करेगा? एक सिंपल मैकेनिज्म हम देखेंगे पहले किस तरह मूव करेगा, उसके बाद समझने में या मैं बोलूं पढ़ने में मजा आएगा। देखो, ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं और बीच में जो थिक दिख रहे हैं मायोसिन फिलामेंट है। अब मैं कह रही हूँ यहाँ कंट्रैक्शन जब होगा तो फिलामेंट मूव करेगा। ठीक है, ये देखो, ये इस तरह से है। आप अपनी इंडेक्स फिंगर को जब इस तरह से अंदर की तरफ पुश करते हो तो क्या होगा? ठीक इस तरह से क्रॉस ब्रिजेस यहाँ फॉर्म होंगे और ये जो क्रॉस ब्रिज यहाँ पे ये जो फॉर्म करेगा इस एक्टिन के साथ, ये वाला फिगर यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ फिट होगा और इसको ऐसे पुल करेगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हम यहाँ देखेंगे ये किस तरह से परफॉर्म होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहती है एक्टिन फिलामेंट मूव कर रहा है किस पर? मायोसिन फिलामेंट पे। दैट मीन्स थिन फिलामेंट के ऊपर क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये होता कैसे? कंट्रैक्शन के लिए सिग्नल जनरेट होगा, मुझे चलना है। सिग्नल जनरेट हुआ, मैंने कहा मुझे चलना है, तो माइंड ने मोटर न्यूरॉन को सिग्नल्स ट्रांसमिट करे। पेन को पकड़ने के लिए आप क्या करते हो? फिंगर्स को मूव कराते हो, कंट्रैक्ट कराते हो, कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन के कारण मूवमेंट है। अब कंट्रैक्शन की वेव जनरेट होगी। ठीक है, सिग्नल जाएगा तो सीएनएस आपके ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स इनिशिएट करते हैं किसको? मसल कंट्रैक्शन को। सिंपल। अच्छा, ये किससे मिलके? एक तो मोटर न्यूरॉन है और मसल फाइबर है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन सीएनएस से आएगा। मोटर न्यूरॉन होता है जो मोटर फंक्शन परफॉर्म कराएगा। दैट मीन्स मेरा चलना, हाथ को मोड़ना या पेन को पकड़ना, ये मोटर न्यूरॉन कर रहा है। सेंसरी होता है, जैसे कि कोई पेन हुआ किसी तरह का, कहीं कोई जलता हुआ ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया है जो आपको हार्म कर सकता है और आप हाथ को पीछे खींच लेते हो। ठीक है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स बताते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मोटर न्यूरॉन की, क्योंकि मोटर न्यूरॉन ही मसल्स में कंट्रैक्शन कराएंगे। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन्स और मसल फाइबर, ये तो न्यूरॉन है और ये मसल फाइबर है जिसको कंट्रैक्शन की वेव जनरेट होगी और जो क्या देगा आगे, ये जो इतनी रिएक्शन दिख रही है ये ट्रिगर होगी। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर को आप एक साथ बोल सकते हो मोटर यूनिट। ठीक है, तो सीएनएस से मोटर यूनिट के पास में न्यूरल सिग्नल्स आए और कहा गया कि कंट्रैक्शन की वेव जनरेट करो या कंट्रैक्शन करो। ठीक है, अब ये होता कैसे है हम यहाँ देखते हैं। ये देखो, सीएनएस में मोटर न्यूरॉन के पास आए और ये मसल फाइबर। ठीक है, मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में जो जंक्शन है उसे आप कहते हो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन हो सकता है, यहाँ एंड प्लेट हो सकती है और ये मसल फाइबर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के जंक्शन को आपने कहा न्यूरो। मसल के कारण है, मस्कुलर बीच में परफॉर्म हो रहा है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जैसे ही इम्पल्सेस सीएनएस से आए न्यूरॉन्स के पास, न्यूरॉन्स से गए कहा? मसल फाइबर के पास, और क्या किया? सिग्नल ट्रांसमिट किया, इसको मैसेज दिया। मैसेज कैसे दिया? मैसेज दिया, रिलीज कर दिया एसिटिलकोलिन। ये एसिटिलकोलिन जैसे ही रिलीज होता है तो मसल फाइबर की जो ये लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पे क्या होगा? एक्शन
पोटेंशियल जनरेट होगा। ये देखो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा कहाँ पे, इस लेयर में, सार्कोलेमा में, ठीक है। क्योंकि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं इन्होंने सिग्नल कहाँ छोड़ा, सार्कोलेमा पे छोड़ा, ये सार्कोलेमा से टच हो रहा है। सार्कोलेमा उस मेम्ब्रेन को कहते हैं जो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो मैंने वहां ये समझाया है। सार्कोलेमा वो लेयर है जो मसल फाइबर को क्या कर रही है, कवर कर रही है। मसल फाइबर के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे आप कहते हो सार्कोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे आप कहते हो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कैल्शियम आयंस के लिए स्टोर हाउस है, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम आयन रिलीज हो रहा है इसलिए हमने बात की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। आगे डिस्कस करते हैं। तो सिग्नल आया, मैसेज आया, क्या एसिटिलकोलिन रिलीज हुआ है, इसको समझ में आ गया एसिटिलकोलिन रिलीज हुआ है, मेरे लिए क्या मिला है, सिग्नल मिला है काम करने का कि उसे काम करना है। काम क्या करना है हम वो देखते हैं। एसिटिलकोलिन रिलीज होते ही यहाँ एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है। ये देखो एक्शन पोटेंशियल पूरे मेम्ब्रेन में फैल जाएगा, पूरे मसल फाइबर में थ्रू आउट इट्स लेंथ पूरा फैल जाएगा। और क्या रिलीज कराएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहेगा कैल्शियम आयन रिलीज करो। क्या रिलीज करो, कैल्शियम आयंस को रिलीज करो। और जैसे ही यहाँ कैल्शियम आयन रिलीज होगा तो कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ता जाएगा। और जैसे ही कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ेगा, ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे, ये जो ट्रोपोनिन है, फिर डिस्कस करेंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया। ट्रोपोनिन की जो सब यूनिट्स हैं इनसे जाके कैल्शियम आयन बाइंड कर जाएगा। कैल्शियम आयन यहाँ आके बैठ गया, ट्रोपोनिन के सब यूनिट के साथ में कैल्शियम आयन आके बैठ गया, ठीक है। अच्छा, ट्रोपोनिन है, ये जो दिख रहा है ये ट्रोपोनिन है, ये एक्टिन प्रेजेंट है, ठीक है। एक ट्रोपोमायोसिन भी होता है, ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है। देखो ऐसे राउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ओवरलैप करते हुए, मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखना वहां है। तो एक्टिन और ये ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन के यूनिट के साथ में बाइंड करता है, किसके यूनिट के साथ में, ट्रोपोनिन के यूनिट के साथ में बाइंड कर जाता है कैल्शियम आयंस। अब क्या होगा, अब यहाँ आते आते क्या होता है, धीरे धीरे जब कैल्शियम आयन बाइंड कर जाता है तो जो एक्टिन पर जो एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है, मायोसिन, ये जो यहाँ एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ जो एक्टिव साइट्स प्रेजेंट हैं ये क्या हो जाएंगी, अनमास्क हो जाएंगी या रिमूव हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी कि मायोसिन का ये हेड यहाँ फिट हो सके। ये जो फिलामेंट दिख रहा है ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है, ये मायोसिन का हेड है, यहाँ आर्म है और ये मायोसिन की टेल है। मायोसिन का हेड और मायोसिन के आर्म को आप कहते हो क्रॉस, ये क्रॉस ब्रिजेस ये फॉर्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हेड इस एक्टिन पे फिट होगा। अगेन एक बार देखते हैं, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, थ्रू आउट इट्स लेंथ फैल जाएगा, सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम आयन रिलीज होंगे सार्कोप्लाज्म में, और क्या होगा, कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही कैल्शियम लेवल बढ़ता है, ट्रोपोनिन के साथ में बाइंड हो गया है, और बाइंड होते ही उसे सिग्नल मिल गया है कि क्या मायोसिन के लिए आपको जगह बनानी है, तो एक्टिव साइट्स को ओपन किया जाए मायोसिन के लिए। तो जो एक्टिव फिलामेंट पे जो एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है मायोसिन पे, वो क्या होगा, यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, ये जाके यहाँ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, जब बाइंड करता है तो जब आप कोई काम करते हो तो उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है, आपको एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी यहाँ सेल्स को कैसे मिलती है, वो एनर्जी आप मसल फाइबर में बात करोगे, यहाँ कैसे मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। किससे मिलेगी, एटीपी से। तो यहाँ क्या होगा, यूटिलाइज किया जाएगा एटीपी को, यहाँ एटीपी आएगा और उसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाएगा। वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो यहाँ बाइंडिंग में यूज हो रही है, ठीक है। अब हम एक बार मायोसिन फिलामेंट की भी बात करते हैं। मायोसिन फिलामेंट में ये जो दो आर्म दिख रही हैं ये एक्टिन के साथ बाइंडिंग के लिए है, और ये जो दो साइड्स दिख रही हैं ये एटीपी के साथ बाइंडिंग के लिए है, ठीक है। यहाँ एटीपेज प्रेजेंट होता है, एक्चुअली यहाँ क्या प्रेजेंट होती है, एटीपेज। एज है तो तोड़ने का काम करेगा जैसे लाइगेज करता है, उसी तरह एटीपेज दैट मीन्स एटीपी का ब्रेक डाउन कर देगा। एटीपी का जब ब्रेक डाउन हो जाता है एनर्जी यूज होती है और इसे ब्रिज फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब ये ब्रिज फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। अब ये क्या करता है, बहुत
इंपॉर्टेंट फिनोमेना। इस फिनोमेना को पढ़ने से पहले आप एक बार फिर देख लो कि आपके जो स्ट्रेटेड मसल्स है उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये जो स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर क्या था। देखो ये क्या था, एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन, ये मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। जहां तक ये एक्टिन फिलामेंट है इसे आपने कहा आई बैंड, और यहां से लेके यहां तक का क्या है, ए बैंड और फिर आई बैंड है, ठीक है। ये जो लाइन है बीच की जो आई को बाइसेक्ट करती है उसे आप कहते हो जेड लाइन। इसने किसको किया, आई को बाइसेक्ट किया। जो इस मायोसिन फिलामेंट को बाइसेक्ट करती है वहां आप उसे बोलते हो एम, और इसके बीच की जगह को आप बोलते हो एच जोन। जो दो एक्टिन्स के बीच का स्पेस है इसे आपने कहा एच जोन, ठीक है। हमने इसको थोड़ा क्विकली देखा है क्योंकि हमें अपने वापस एक्टिविटीज पे आना है, यहाँ की एक्टिविटी परफॉर्म होगी, क्रॉस ब्रिज किस तरह फॉर्म होगा। तो देखो अब हम वापस इस पे आते हैं। ये मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ में बाइंड करेगा और बाइंड करते के साथ में यहाँ कंट्रैक्शन वेव जनरेट होगी। ये इस तरह से है, यहाँ डेवलप हुआ और इसने क्या किया, इंडेक्स फिंगर को आपको अंदर की तरफ पुल करना है। ये अंदर की तरफ पुल किया तो क्या होगा, इसकी लेंथ कम हो जाएगी, ये अंदर की तरफ मूव करेगा और ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, देखो ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा कुछ इस तरह से। ये और ये मायोसिन क्या हो गया, शॉर्टनिंग हो गई है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा ये हरी भरी में बनाया तो यहाँ क्या हुआ, शॉर्टनिंग हो गई है। ये अंदर की तरफ मूव करते हैं। आपका यहाँ से नीट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट होता है, यहाँ वो शॉर्टनिंग की बात करेगा, क्या ए बैंड में शॉर्टनिंग आती है या आई बैंड में शॉर्टनिंग आती है या एच जोन में शॉर्टनिंग आती है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अब क्या होगा। ये जो यहाँ जो जंक्शन बना है, ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ है, ये क्या करेगा, एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच हुआ और उसे सेंटर की तरफ पुल किया, ठीक है। आपका फर्स्ट पॉइंट सेंटर की तरफ खींचेगा, कहाँ पे, ए बैंड की तरफ। जो सेंटर है यही सेंटर है, यहाँ एम लाइन आप बोल रहे हो, मायोसिन को बाइसेक्ट कर रहे हैं, अंदर की तरफ खींचा तो क्या हुआ, ए बैंड में कहीं ना कहीं क्या आती है, ए बैंड यूं ही रहेगा लेकिन आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ में तो कमी आनी ही है लेकिन इसकी भी तो कमी आ जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगा। और साथ ही साथ जो एक्टिन फिलामेंट अंदर की तरफ मूव करेंगे तो एच जोन भी कम हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो मायोसिन था उसमें कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि पुल किसको किया गया, पुल किया गया एक्टिन फिलामेंट को, और एक्टिन फिलामेंट जो बैंड शो कर रहे थे वो था आपका आई बैंड। तो रिड्यूस क्या होगा, रिड्यूस होगा आई बैंड, ए बैंड रिटेन करके रखेगा अपनी लेंथ को, और एक बार एच जोन वो ये भी पुट कर सकता है। तो एच जोन में कमी आएगी, रिड्यूस होगी लेंथ और आई बैंड। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, हम यहाँ कमी की बात करें ना, शॉर्टनिंग हो रही है। इसी शॉर्टनिंग को आप बोलते हो मसल्स का कंट्रैक्शन, जिसके कारण ये फिंगर्स मूव कर रही है, ठीक है। तो देखो जेड लाइन जो अटैच है इस एक्टिन के साथ में, वो भी अंदर, जो जेड लाइन है ये जो एक्टिन के साथ अटैच है ये भी अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। अंदर मूव किया एक्टिन फिलामेंट ने तो ऑफ कोर्स जेड लाइन भी अंदर आई। तो क्या हुआ, इस सार्कोमियर की लेंथ कम हो गई है, ये शो कर रहा है सार्कोमियर की लेंथ कम हो गई है, दैट मीन्स शॉर्टनिंग हो गई है सार्कोमियर में। और जिसे आपने क्या कहा है, यहाँ कंट्रैक्शन कहा है, और कंट्रैक्शन को ही आपने क्या कहा है, शॉर्टनिंग कहा है। अब बात आती है नेक्स्ट, अब ये जो प्रोसेस है ये इसी तरह चलता है, ठीक है। एडीपी और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ रुक गए थे उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया, न्यू एटीपी आके फिर से बाइंड करेगा, फिर से क्रॉस ब्रिजेस का ब्रेकडाउन होगा और अगेन एटीपी हाइड्रोलाइज होगा। ये जो मैंने पूरा जो प्रोसेस बताया ये अगेन रिपीट इसी तरह होता रहता है जब तक कि कैल्शियम आयंस को वापस साइटोप्लाज्म में वापस नहीं जाते, तब तक क्या चलता रहता है, ये प्रोसेस इसी तरह गोइंग ऑन होता है और कंट्रैक्शन मैकेनिज्म परफॉर्म होगी। यहाँ पे ये देखो कंट्रैक्शन मैकेनिज्म परफॉर्म होगी, ये साइकिल रिपीटेडली चलता रहता है इसी तरह। इसीलिए आप
बोलते हो स्लाइडिंग। किसकी स्लाइडिंग? फिलामेंट्स की स्लाइडिंग, बिकॉज ऑफ देयर इज क्रॉस ब्रिजेस। और क्रॉस ब्रिज किसने परफॉर्म किया? मायोसिन फिलामेंट ने परफॉर्म किया। तो इस तरह से शॉर्टनिंग होती है सार्कोमेयर की। तो ये है मसल कंट्रैक्शन। अच्छा, हम आगे बात करते हैं। तो हमने बात की जब तक कि कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्म में वापस नहीं जाते तब तक यही प्रोसेस चलता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ये प्रोसेस रिपीटेडली चलता है। अगर ग्लाइकोजन का कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो तो ये प्रोसेस बार बार चलता है। उसे आप बोलते हो फटीग। और फटीग के कारण क्या होता है? मसल कंट्रैक्शन होता है फटीग के कारण। फटीग की स्पेलिंग ये है FATIGUE। फटीग के कारण क्या होगा? मसल्स में कंट्रैक्शन होगा। कंट्रैक्शन होगा क्योंकि जब ग्लाइकोजन का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड परफॉर्म होगा। किसके कारण है ये? लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड के कारण है। अच्छा जी, और एक बात करते हैं। आपकी बॉडी में कुछ मसल्स हैं, कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिनके पास में मायोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट? मायोग्लोबिन। ये जो मायोग्लोबिन पिगमेंट होता है ये क्या करता है? ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है। क्या स्टोर करके रखता है ये? ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है मायोग्लोबिन पिगमेंट। ठीक है, तो जो सेल्स जिन सेल्स के पास में ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट मायोग्लोबिन प्रेजेंट है वो किस तरह का अपीयरेंस देते हैं? वो रेडिश अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, और रेडिश अपीयरेंस होने के कारण आप उसे क्या कहते हो? रेड सेल्स भी कहते हो। कौन से सेल्स कहोगे इन्हें? रेड सेल्स। रेडिश अपीयरेंस दिया तो आपने कह दिया रेड सेल्स। इनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा होता है। किसका नंबर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा है ये क्या करता है? अब माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हो पावर हाउस बोलते हो। क्यों? क्योंकि वो एटीपी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है तो यहाँ एटीपी का ज्यादा प्रोडक्शन हो सके इसलिए क्या होता है? ये ऑक्सीजन को ज्यादा यूज करता है, ऑक्सीजन रखता है अपने पास में। ठीक है, तो ऐसे मसल्स को आप कहते हो एरोबिक मसल्स। ठीक इसके ऑपोजिट कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिनके पास में ये मायोग्लोबिन का नंबर कम होता है। और जिनके पास में मायोग्लोबिन का नंबर कम है तो ऑफ कोर्स वो रेडिश अपीयरेंस नहीं देके कैसी तो ये व्हाइट अपीयरेंस देते हैं या पेल अपीयरेंस देते हैं। और इनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है। फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं लेकिन यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, इन मसल्स को आप कहते हो एरोबिक मसल्स। ठीक है, तो आपने देखा कुछ मसल्स थी, मायोग्लोबिन का नंबर ज्यादा था, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखा है, एटीपी प्रोडक्शन के लिए रखा है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है। आपने उन्हें कहा है रेड मसल्स। ठीक इसके ऑपोजिट व्हाइट मसल्स हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ऑफकोर्स कम है लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर ज्यादा है। इन्हें आपने कहा है एनएरोबिक मसल्स। सॉरी। तो ठीक है, तो ये आपका टॉपिक जो था मसल कंट्रैक्शन के रिगार्डिंग ये कंप्लीट होता है। एक बार फिर देख लो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी। ये जेड लाइन है, ये एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म हुए कंट्रैक्शन के लिए तो कंट्रैक्शन कराएंगे। ठीक, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आप अगर उसको इनवर्ड मूव कराते हो, इनवर्ड आप कह रहे हो यहाँ पर कि आप ए बैंड की तरफ मूव करा रहे हो, उसको सेंटर में करा रहे हो, तो ऑफकोर्स सेंटर में जब ये दोनों मूव करेंगी तो लेंथ में कमी आ जाएगी। ठीक है, लेंथ कम हो जाएगी जिसे आपने कहा है शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग को ही कहते हो कंट्रैक्शन। एनर्जी यूज हो रही है, एटीपी यूज कर रहा है, इसके पास में एटीपी प्रेजेंट है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है और एटीपी ऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ यूटिलाइज होगी, क्रॉस ब्रिज का फॉर्म होगा। ये साइकिल इसी तरह चलता रहेगा जब तक कि कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या सार्कोप्लाज्म में वापस नहीं जाते। ये इसी तरह परफॉर्म होगा। ठीक है,
ये आपका मसल कंट्रैक्शन मैकेनिज्म खत्म करती हूँ। आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में अपलोड कर चुकी हूँ, एक स्केलेटन के साथ लेक्चर शूट किया है, अच्छा लेक्चर है। आप अगर स्केलेटन के साथ स्टडी कर रहे हो तो आपको समझना इजी होता है, ठीक है। मे बी आपको क्लियर हुए होंगे सारे फंडास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुट होगा आपका, ये AH, ये जो Z लाइन है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।